ये सेशन भाई आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग अपने फूरियर सीरीज का जो सेकंड फॉर्म है भाई, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, या फिर किसी किसी बुक में कॉम्प्लेक्स ना लिख करके एक्सपोनेंशियल लिखा होता है, तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, या फिर आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। तो आज के सेशन में भाई हम लोग कुछ नया नहीं सीखेंगे, क्योंकि फूरियर सीरीज के बारे में जो भी हम लोग को सीखना था या फिर समझना था, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वाले सेशन में समझ लिया भाई, जो कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म था, है ना। फूरियर सीरीज ने क्या स्टेटमेंट दिया था वो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स वेव है भाई, या फिर ये वेव फॉर्म है, ये या तो डीसी से मिलके बना होगा, है ना, या तो फिर डीसी टर्म प्लस एसी टर्म्स, और एसी टर्म्स में भी आप डिफाइन कर सकते हैं कॉस कोसाइन टर्म्स और साइन टर्म्स से मिलकर के बना होता है ना। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था भाई कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टर्म्स जो है प्रेजेंट हो। जैसे स्क्वायर वेव का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, तो स्क्वायर वेव क्या है, उसमें डीसी टर्म भी एक तरीके से एब्सेंट था, एसी टर्म प्रेजेंट था, लेकिन कौन सा, आपका साइन वाला भाई, ठीक है। और साइन में भी कौन सा, आपका ऑड इंटीजर वाला, यानी ऑड हार्मोनिक्स एक तरीके से प्रेजेंट थे। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया भाई। आज के सेशन में या फिर कहिए जो हम लोग का सेकंड फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल रहे हैं, इसमें हम लोग का जो मेन इक्वेशन था भाई, है ना, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भाई आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक तरीके से यूज किया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 तरीके के होते हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, है ना, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो भाई ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको क्या करेंगे हम लोग अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। ओके, तो भाई स्टैंडर्ड जो इक्वेशन हम लोग का, जो कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है ना, इसको कैसे एक तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यही चीज हम लोग को यहाँ पे सीखना है। और एक बार आपने कन्वर्ट करना सीख लिया, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, या फिर कहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। और ये जो हम लोग का अपने आप में काफी बड़ा इक्वेशन है ना भाई, तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जो इक्वेशन है काफी छोटा बन जाएगा, यानी काफी कॉम्पैक्ट बन जाएगा भाई। ओके, आप देखिए यहाँ पे ये आपका ओवरऑल जो है फूरियर सीरीज का एक्सप्रेशन बन चुका है, जो कि आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। यहाँ पे देख रहा है e टू द पावर समथिंग है ना, इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ भाई, जहां पे cn क्या है, ये कोफिशिएंट है भाई, तो इस cn का जो वैल्यू इतने के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग का काफी बड़ा इक्वेशन था भाई, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करके लिखते हैं, लास्ट वाले सेशन में आपको ओपन करके बताया था, है ना, इसको अगर आप ओपन करते भाई तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से इक्वेशन बनता है। तो उस बड़े इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, और इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। तो भाई क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म से हम लोग को किस में जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कॉन्सेप्ट गेन करना पड़ेगा। कुछ बेसिक चीजें हैं भाई, उसको हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा, तभी जाकर इसको आप कन्वर्ट कर पाइएगा। तो आज के सेशन में हम लोग अपने वापस से बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऊपर आ रहे हैं भाई। तो जब भी आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग का एक चैप्टर है फेजर अलजेब्रा, है ना। इसमें हम लोग को सीधे सीधे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊं भाई, जैसे यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम लोगों ने क्या बोला है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम लोग सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी बोलते हैं भाई। जैसे मान लेते हैं आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ही तो लिखते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं भाई ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, या फिर इसी को हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं भाई। ओके, तो ये हो गया हम लोग का रियल पार्ट, और ये हो गया हम लोग का इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे फॉर्मेट को कॉम्प्लेक्स फॉर्म या फिर कहिए रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। इसी तरीके से हम लोग का जो दूसरा फॉर्म है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा भाई, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आपका v जो है मैग्नीट्यूड हो गया, अंदर में क्या हो जाए, फिर इसको अगर आप ओपन करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका v cos थीटा प्लस यहाँ पे j v sin थीटा हो जाएगा।
क्लियर हुआ ना। तो ऐसे फॉर्मेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, क्योंकि इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रखा भाई, कॉस थीटा और साइन थीटा एक तरीके से आया हुआ है ना। ये सब क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, सब चीज आपको बताया जाएगा। बस अभी आप समझिए कि भाई कितने फॉर्मेट होते हैं एक तरीके से किसी भी नंबर को लिखने का। तीसरा होता है भाई आपका पोलर फॉर्म, है ना, ये पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है भाई आपका, जैसे v इक्वल टू क्या है, ये इसका v जो है आगे मैग्नीट्यूड बोला जाता है और इसका ये एंगल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं r एंगल थीटा, ठीक है, किसी भी नंबर को लिखने का ही नहीं, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये एंगल हो गया, तो उसको पोलर फॉर्म बोल रहे हैं भाई। और लास्ट होता है हम लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं यूलर फॉर्म्स। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं भाई, जैसे यहाँ पे लिखा ना v इक्वल टू, ये v इसका मैग्नीट्यूड हो गया और e टू दी पावर, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ v इक्वल टू इसका, जैसे मान लेते हैं v ना दिखा कर r से दिखाता, r इसका मैग्नीट्यूड हो गया e टू दी पावर j थीटा। तो ऐसे फॉर्मेट को हम लोग बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं यूलर फॉर्म्स। ओके, तो टोटल जो है 4 तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, फिर आपका पोलर फॉर्म और फिर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए सबका जो है अपना अपना बेनिफिट होता है, कहां पे हम लोग किस चीज को यूज करते हैं। देखिए भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग को, अगर हम लोग सप्लाई सिस्टम के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो 2 तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो सप्लाई सिस्टम भाई, एक है डीसी सिस्टम और एक होता है भाई आपका एसी सिस्टम। तो डीसी सिस्टम मतलब क्या कि भाई इसमें आपका डीसी नेटवर्क बनेगा। डीसी नेटवर्क कहना मतलब क्या, आपको सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, है ना, कॉम्बिनेशन होता है सीरीज पैरेलल या फिर पैरेलल सीरीज तरीके का, है ना, और इसमें आपको डीसी सोर्स देखने को मिलता है भाई। लेकिन भाई जब आप एसी सिस्टम में आएंगे तो एसी में हम लोग को क्या पढ़ना होता है, एसी फंडामेंटल, फिर आपका एसी सीरीज सर्किट, एसी पैरेलल सर्किट, जिसके अंदर हम लोग रेजोनेंस से पढ़ते हैं। तो भाई एसी सिस्टम में जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को, जैसे भाई डीसी सिस्टम में क्या था आपका, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस था ना, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इंपेडेंस आ जाएगा। इंपेडेंस इक्वल टू क्या हो जाए आपका R प्लस JXL, ठीक है। तो भाई क्योंकि अब इंपेडेंस को हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं तो अपने आप में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब भाई इस फॉर्मेट को हम लोग एक तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हैं, Z इक्वल टू, इसको ऐसे दिखा देते हैं भाई, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा ना, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट ओवर R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, फिर इसका एंगल भी होगा, यानी अगर हम लोग थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स आपका XL अपॉन R हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग को, ये तो भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, फिर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको भाई हम लोग सीधे सीधे ऐसे भी लिखा सकते हैं ना पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा Z एंगल थीटा, जहाँ पे Z क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड है, Z इक्वल टू Z, जो कि Z मैग्नीट्यूड और इसका एंगल थीटा होता है, ठीक है। तो भाई ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म था या फिर कहीं रेक्टेंगुलर फॉर्म था, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एक तरीके से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और इसी को फिर हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई, Z इक्वल टू Z, और यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा प्लस J साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्लियर हो रहा है। और इसको फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं भाई, Z इक्वल टू Z इंटू ई टू द पावर J थीटा। तो आप समझिए भाई कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो 4 फॉर्मेट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, फिर आपका इधर हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, और ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये सब का यूज हम लोग ज्यादातर कहां पे यूज करते हैं, एसी सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। डीसी में ये सब का यूज नहीं होता, क्योंकि डीसी में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होता है भाई। इसी तरीके से आप पावर को भी दिखा सकते हैं, पावर भी क्या है, अपरेंट पावर अगर देखें क्या होता है, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। तो ये भी क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब समझिए कहां पे हम लोग कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं। अगर आपको, जैसे हम लोग को पता भाई वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, या फिर जैसे मान लेते हैं करंट आपको निकालना, तो I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, यानी AC की बात हो तो यहाँ पे इंपेडेंस लगेगा। तो आप देख रहे हैं भाई कि मेरे को करंट अगर निकालना है तो मान लेते वोल्टेज मेरे को पता है, इंपेडेंस पता, तो सीधी सी बात है यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है ना। तो कहीं पे भी आपको डिवाइड करना हो, ध्यान समझिएगा, कहीं पे भी डिवाइड करना हो या फिर मल्टीप्लाई करना हो, इसके लिए हम लोग पोलर फॉर्म यूज करते हैं भाई, ठीक है। डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी करना होता है हम लोग को तो पोलर फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि जैसे मान लेते हैं वोल्टेज का मान लेते हैं भाई 200 एंगल 0 डिग्री है, और इंपेडेंस मान लेते हैं भाई आपका 10 एंगल 45 डिग्री है। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा, ये सीधी सी मैग्नीट्यूड जो सीधे से डिवाइड हो जाता है, यानी कितना हो जाए 20, और एंगल क्या होता है 0, और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है,
क्लियर हुआ? तो कितना आ जाए आपका 20 एंगल -45 डिग्री। समझ में आया? तो डिवीजन करना हो तो भाई हम लोग हमेशा किस में रखते हैं? पोलर फॉर्म में रखते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पे रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भाई इसको डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा ना। मान लीजिए वोल्टेज आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब क्या? इस तरीके का फॉर्मेट है। फिर कहिए आपका z = x + iy है और a = मान लेते हैं b + jc। तो भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया जाता है, क्योंकि भाई रियल पार्ट एक साथ जोड़ देंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना हो तो सबसे इजी फॉर्मेट कौन सा होता है हम लोग का? कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला होता है। फिर इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म बोल रहे हैं भाई। क्लियर हुआ? वही मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करना हो तो वहां पे हम लोग हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? पोलर फॉर्म यूज करते हैं भाई। तो आई होप कि ये सब चीजों से आप एक तरीके से अभी तक फैमिलियर होंगे भाई। ओके, अब अगर हम लोग यहीं पे यूलर फॉर्म की बात करें, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें, एक्सपोनेंशियल, ये सेशन भाई पूरा देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ओके, बस आप लास्ट तक बने रहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म फिर किसके लिए यूज करेंगे या फिर ये क्या होता है, कैसे लिखता है, अभी हम लोग बात करेंगे। बस अभी समझिए भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग हमेशा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए परफॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ? यानी आप कह सकते हैं भाई पोलर फॉर्म और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है दोनों का एक काम होता है, ठीक है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पोलर फॉर्म में कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो तो किस में करेंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करेंगे, कि भाई उसमें हम लोग का ईजी हो जाता है। और एक बच गया आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म का भी अपना यूज है, लेकिन हम लोग ज्यादातर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये वाला यूज करते हैं, पोलर फॉर्म और फिर हम लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो अभी हम लोग भाई इतना समझ चुके हैं कि भाई किसी भी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो चार तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म है, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, फिर आपका हो गया पोलर फॉर्म और फिर हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है भाई, ठीक है, इस पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है फेजर अलजेब्रा, हेडिंग डाल दीजिएगा फेजर अलजेब्रा। इसमें हम लोग ऑलरेडी पता भाई, ये जो फॉर्मेट है आपका z = x + iy क्या है आपका? इसको हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है भाई, या फिर इसी को हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, अलजेब्रिक फॉर्म भी बोला जाता है इसको। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मेट है ये क्या है आपका? पोलर फॉर्म। तीसरा आप कर लीजिए, यहाँ पे दूसरा कर लीजिए, तीसरा हो जाए आपका और नहीं, और तीसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म और चौथा आपका होता है यूलर फॉर्म या फिर कहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए भाई, हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट, क्योंकि भाई अपने आप में कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना। तो भाई मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है z = x + iy। तो भाई इसको मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना? भाई z है क्या? तो z कुछ नहीं, एक पॉइंट होता है भाई, लिखा ना, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो इस तरीके का फॉर्मेट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि हम लोग को पता है कोऑर्डिनेट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं भाई। ऑरिजिन से इधर जाएंगे तो x मेरा पॉजिटिव होता है और इधर आएंगे तो x मेरा नेगेटिव होता है भाई। तो ये मेरा इधर पॉजिटिव x, इधर मेरा नेगेटिव x। और इस पे अगर आप देखेंगे तो भाई इसको हम लोग y एक्सिस बोल रहे हैं। ऊपर में y मेरा पॉजिटिव होता है, नीचे मेरा y नेगेटिव होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो भाई z = क्या है? x + iy। तो x क्या है? ये कोऑर्डिनेट है भाई। y क्या है? ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि भाई मान लेते हैं ये मेरा कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम लोगों ने इमेजिनरी बोल दिया और ये वाला एक्सिस को हम लोगों ने रियल बोल दिया, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में फिर हम लोग को रियल और इमेजिनरी में दिखाना पड़ता है। मान लेते हैं मेरा पॉइंट z, तो भाई इसका ये z यहाँ पे अगर दिखा है तो सीधी सी बात है यहाँ पे पॉइंट क्यों है? क्योंकि भाई कोऑर्डिनेट होगा ना, कि भाई मान लेते हैं जैसे x + iy है ना, इसका मतलब क्या हुआ भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है भाई, ये मेरा x है। क्लियर हुआ? और इसका हाइट भी तो है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे सीधे आ जाएगा। तो ये जो लाइन है ये मेरा क्या हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये x इतना डिस्टेंस हो गया और y इतना डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट आ रहा है डायरेक्ट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा ये पॉइंट है z, जिसको हम लोग ऐसे x + iy से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, क्योंकि भाई हम लोग x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल मेरा पॉजिटिव बनेगा, थीटा। क्लियर हुआ?
तो अगर हम यहाँ पे आर की बात करें, आर क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, आपका एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है भाई। आर मतलब रिजल्टेंट मतलब क्या, इसका एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ये वाला लेंथ, भाई ये लेंथ मैग्नीट्यूड ही तो कहलाएगा, ये लेंथ पूरा, समझ गए। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, और इसका एक एंगल भी तो है, एक्स एक्सिस से एक पर्टिकुलर इंक्लाइनेशन दिखा रहा ना ये, तो इसका थीटा भी होगा भाई। तो जेड की अगर बात करें तो जेड क्या हो जाएगा हम लोग का, ये पता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी y अपॉन एक्स हो जाएगा। सही बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यही चीज आपको यहां पे दिखाया गया है कि भाई ये मेरा पॉइंट z था, ये जो डिस्टेंस है ये मेरा y है, और ये जो डिस्टेंस है मेरा x है, और ये जो एंगल बन रहा है थीटा है, और ये जो रिजल्टेंट होगा इसको हम लोग ने r बोल दिया है। अब देखिए, हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से इसको अभी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखना सीख रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखना सीख रहे हैं, कैसे लिखा जाता है। अभी भाई अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा लगाऊं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन एच होता है। तो परपेंडिकुलर की बात करें तो क्या हो जाएगा, y अपॉन h क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ से y का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू साइन थीटा। सही बात है भाई, r इधर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। उसी तरीके से अगर इसी ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लगाऊं, क्या हो जाएगा, b अपॉन एच। तो बेस क्या है भाई, बेस मेरा x है, हाइपोटेनस r हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं अगेन x का वैल्यू निकालूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू कॉस थीटा। समझ में आया। यानी ये जो x है भाई, इस x को मैं लिख सकता हूं कितने के बराबर, r cos थीटा, और ये जो y है, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, r sin थीटा। कोई दिक्कत। वही चीज आपका यहाँ पे किया गया भाई कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, r cos थीटा हो जाएगा, और उसी तरीके से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए भाई, ये मेरा नंबर था z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। अब x के जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, ये वाला r cos थीटा। तो x के जगह भाई मैंने डाल दिया r cos थीटा। कोई दिक्कत। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस वैसे रहने दिया, यहाँ पे i था तो यहाँ पे भी i रहने दिया। अब y के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, r sin थीटा पुट कर सकते हैं, r sin थीटा पुट कर दिया भाई। अब ध्यान से देखिए, दोनों में r कॉमन है, तो r को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो r मेरा बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है भाई, पोलर फॉर्म नहीं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो भाई मेरे पास एक नंबर था जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ था, इस फॉर्मेट में दिया हुआ था। इसको हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिख दिया। फिर इस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म को हम लोग फिर पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं भाई, है ना। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एक r यानी मैग्नीट्यूड, और इसका एक एंगल थीटा। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, r से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैग्नीट्यूड को, क्या हो जाएगा, इस नंबर का मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा की अगर बात करें तो भाई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका y अपॉन एक्स। तो ये फॉर्मेट जो कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। कोई दिक्कत। तो ऊपर में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, फिर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म देखा, फिर इसको हम लोगों ने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया भाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म को फिर हम लोगों ने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग को सीखना है भाई कि आपका जैसे ये फॉर्मेट है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है या फिर ये पोलर फॉर्म है, इसको फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, e टू द पावर j थीटा में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो यूलर फॉर्म है भाई, या फिर इसको आइलर फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड करता है भाई कैसे आप प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे हैं। तो जो यूलर फॉर्म है भाई, ये एक तरीके से जो यूलर वर्ड यूज किया, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। तो इस साइंटिस्ट ने भाई प्रूफ किया, मतलब इन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया यहाँ पे। ये इक्वेशन क्या था कि भाई cos थीटा प्लस
जे या फिर आई लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आई साइन थीटा, ये ई टू दी पावर, बार बार मैं जे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आई यूज कर रहे थे, यहाँ पे आई होगा, ठीक है भाई, यानी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है ये कितने के बराबर होता है, ई टू दी पावर आई थीटा के बराबर होता है। ये इन्होंने अपना इक्वेशन दिया भाई, इसका हम लोग अभी प्रूफ भी करेंगे कि भाई कैसे एक तरीके से पॉसिबल है कि भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है बराबर होता है किसके, ई टू दी पावर आई थीटा के। तो ये जो इक्वेशन है ये यूलर साइंटिस्ट ने दिया है भाई, समझ में आया। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है इसमें आपका ऑलरेडी ना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो भाई इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो आर है आर को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं। अब ये जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है इसके जगह मैं क्या लिख दूं, ये लिख सकता हूं ई टू दी पावर आई थीटा के, समझ में आया। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, आर इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। तो इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये मेरा यूलर फॉर्म है भाई, या फिर आइलर फॉर्म है। क्लियर हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, फिर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सबसे पहले प्रूफ करते हैं हम लोग। तो प्रूफ पे आते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे, बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है ना, आप रिलैक्स रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यूलर्स थ्योरम प्रूफ, थ्योरम बोलिए फिर इक्वेशन बोलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, ओके ना। उसका प्रूफ देखते हैं, क्या इन्होंने दिया कि भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये एक तरीके से बराबर होता है कितने के, ई टू दी पावर आई थीटा के, और आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा भाई, ई के आगे में जो भी होगा उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पोलर फॉर्म था ना भाई, तो पोलर फॉर्म में क्या था, आर एंगल थीटा था, तो भाई एंगल के पहले ये सब क्या था, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोल रहे थे, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता था, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, एंगल बोलते थे। उसी तरीके से यूलर फॉर्म में ई के पहले जो भी हो, इसके आगे जैसे कुछ नहीं तो 1 छुपा, इसका मतलब क्या, 1 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है भाई, और यहाँ पे जो थीटा, थीटा इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, समझ में आया। तो इस पे हम लोग आएंगे, लेकिन अभी समझिए भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है ई टू दी पावर आई थीटा के बराबर कैसे होता है। तो हम लोग LHS से चल रहे हैं भाई, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को जेड मान लिया भाई, ठीक है, इसको हम लोगों ने लेट माने, लेट जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को भाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो भाई अगर आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी थीटा के थीटा के टर्म में करना है। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस आई मेरा कांस्टेंट है भाई, तो आई मेरा बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करने तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो आई कॉस थीटा इसको आगे लिख रहे हैं, ठीक है ना, और ये जो माइनस साइन थीटा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस और ब्रैकेट में भाई 1 माइनस साइन थीटा करके लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि भाई ब्रैकेट तोड़ें तो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस इक्वेशन को बस यहाँ पे मॉडिफाई किया गया, इधर जैसे था वैसे का वैसे ही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पता है भाई जो -1 यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में दिखाया है, तो हम लोग को पता है आई स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है, सही बात है। तो भाई -1 की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर, तो ये मेरा हो गया आई स्क्वायर, बाकी जैसे का जैसा ही है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से इन दोनों में भाई आई कॉमन ले रहे हैं, तो आई कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे एक ही आई बचेगा, तो प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम लोग को पता है क्योंकि स्टार्टिंग में भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है हम लोगों ने जेड मान रखा था, है ना, स्टार्टिंग में देखिए जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो भाई इस टर्म की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, जेड पुट कर सकते हैं, तो आई इंटू यहाँ पे आई इंटू जेड हो जाएगा, इधर जैसे का जैसे चल रहा है वैसे वैसे ही रहेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ये जो जेड है भाई इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, डी जेड वैसे का वैसे ही रहने दे रहे हैं, डी थीटा को उधर भेज दे रहे हैं, तो इधर आई पहले से था तो क्या हो जाएगा आई इंटू डी थीटा। अब ये जो मेरा इक्वेशन है, मान लेते हैं मेरा इक्वेशन सेकंड है, इसको भाई अब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड में, ठीक है। तो दोनों साइड में अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पता ही क्या है, 1/z dz, यानी हम लोग को पता है इंटीग्रेशन में भाई 1/x dx का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है आपका log बेस ई है ना भाई, बेस ई है या फिर ln बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसको आप समझिए 1/x का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, log x होता है। तो ये 1/z
और dz भाई इसी के टर्म में इंटीग्रेशन है ना, तो क्या हो जाए आपका log बेस ई जेड, कोई दिक्कत नहीं। और इधर अगर आप देखते हैं तो भाई आई मेरा कांस्टेंट, तो आई मेरा बाहर आ जाएगा, आई मेरा बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं करके बता रहा हूँ। आई मेरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा डी थीटा, तो भाई आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना, आगे कुछ नहीं बचा तो 1 छुपा हुआ है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थीटा का पावर 0, क्योंकि भाई किसी भी बेस का पावर 0 होता है तो 1 के बराबर होता है, तो आप कह सकते हैं भाई इसका आगे कुछ नहीं तो 1 छुपाता, तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, थीटा का पावर 0, और थीटा पावर 0 इक्वल टू 1 के बराबर ही होगा, है ना। तो ये जो 1 है यहाँ पे, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे थीटा का पावर 0 लिख सकता हूँ, और ये डी थीटा है, तो भाई अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा और 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, ठीक है भाई, ये इंटीग्रेशन यहाँ से हट जाएगा। और क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, अगर ये लिमिट नहीं दिया तो उसको इनडेफिनेट बोलते हैं, तो सीधी जगह यहाँ पे कांस्टेंट सी आएगा, समझ में आया। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका, ये थीटा ही आएगा ना भाई, ठीक है, थीटा ही बचेगा, आई इंटू थीटा प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपका कि भाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई कांस्टेंट आ गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन करें यानी आगे कुछ तो 1 है तो थीटा ही होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका थीटा और प्लस सी, क्योंकि इनडेफिनेट है ना, लिखा ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ये, तो कांस्टेंट लगेगा आपका। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे एंटी लॉग ले रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को एंटी लॉग क्या होता है ये सभी दिक्कत होता होगा, है ना। तो भाई लॉग में क्या होता है ना, जो देखिए मतलब लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं भाई। देखिए जैसे लॉग है ना ये, तो इसको हम लोग एंटी लॉग ले रहे हैं, मतलब यहाँ से लॉग को हटा रहे हैं एक तरीके से। तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या होता है, ये जो पावर है, पावर हमेशा क्या होता है इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए लॉग बेस ही था, तो भाई लॉग को अगर मुझे हटाना है, इसी को बोलते हैं एंटी लॉग, तो जेड इधर आ जाएगा, जो पावर होता है उसको भाई इक्वल टू के उस साइड में डालते हैं, ठीक है। तो इधर आ गया, और ये जो था ना आपका पूरा का पूरा टर्म, ये क्या हो जाएगा, ई का पावर चढ़ जाएगा, ठीक है। पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई थीटा प्लस सी। क्लियर हुआ, ये ई का पावर है भाई सब पे। जैसे भाई मान लेते हैं log बेस ई एक्स है इक्वल टू जेड, तो इसको अगर मुझे लिखना है एंटी लॉग लिखना है, तो सीधी मैंने क्या बोला कि भाई जो पावर होता है ना, पावर को हम लोग इस साइड में भेजते हैं, ठीक है। और जो ये वाला वैल्यू है ये x की जगह ले लेता है, यानी x जो है z का प्लेस ले लेगा और z जो है x का ले लेता है, ठीक है। तो ये वैसे का वैसे रहेगा और ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम लोग एंटी लॉग बोलते हैं। तो ये सब आना चाहिए भाई, आपको नहीं आता तो फिर आप एक बार यूट्यूब पर जाके लेक्चर देख लीजिए लॉग का। तो ये हम लोगों ने एंटी लॉग ले लिया भाई। अब देखिए हम लोग को पता है भाई, इसको बस मैंने फ्लिप करके लिखा है, जेड को इधर ले आया और ये जो था आपका ई टू द पावर आई थीटा प्लस सी इस तरीके से लिख दिया। अब भाई हम लोग को पता है कि जेड इक्वल टू, इसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, ई टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर सी लिख सकते हैं। अब बोलिए ऐसे कैसे, क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई बेस दोनों का सेम है, इसका भी बेस ई है, इसका भी बेस ई है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं भाई, ई टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर सी, तो क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, समझ गए। तो वापस से इसी फॉर्मेट में तो आ गया। तो इस फॉर्मेट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो ई है भाई, ई का वैल्यू होता है अपने आप कांस्टेंट होता है, 2.71 समथिंग होता है। तो भाई ई जो है अपने आप में कांस्टेंट है और ई का पावर भी एक कांस्टेंट है ना। तो भाई ये अपने आप में कांस्टेंट है, इसका पावर भी कांस्टेंट है, तो जब कैल्शियम इसका वैल्यू डालिएगा तो ओवरऑल आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, समझ में आया बात को। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक कांस्टेंट है भाई। तो इस पूरे टर्म को हम लोग एक नया कांस्टेंट सी से रिप्लेस कर दे रहे हैं, फिर इसको के मान लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, के नाम दे देते हैं, ओके। कि भाई इस पूरे टर्म का एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा के। तो जेड वैसे का वैसे ही है, इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा वैसे का वैसे ही इंटू के हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे इस के का वैल्यू चाहिए भाई, इस के का वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा ना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी या फिर कहिए के, हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकिंग थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो मान के चल रहा है भाई, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या था कि भाई हम लोगों ने जेड इक्वल टू मान रखा था थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो भाई थीटा की जगह हम लोगों ने जीरो भी इमेजिन किया है, तो जीरो अगर हम लोग पुट करते तो कॉस जीरो ये तो 1 बन जाएगा और साइन जीरो क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, इधर वाला साइन वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यानी जेड इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 के बराबर आया, ठीक है भाई। तो z इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। यहाँ पे लिखा ना पुटिंग z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 कौन सा था, ये इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 मान रखा, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ऊपर में इक्वेशन 2 हम लोगों ने ऑलरेडी मान रखा। तो भाई इक्वेशन 3 में जब हम लोग पुट करेंगे z इक्वल टू 1 आया, तो z की जगह 1 पुट करते हैं, ठीक है। e टू दी पावर i और थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने क्या मान रखा है, जीरो मान रखा है, तो यहाँ पे i थीटा था ना, थीटा के 0 पुट कर देंगे
और यहाँ पे k वैसे का वैसे रहेगा। अब हम लोग को पता है भाई 1 इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर 0 हो जाए इंटू के, और 1 इक्वल टू e टू द पावर 0 यानी 1 के बराबर होता है इंटू के, तो 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, है ना। 1 इंटू के यानी k के बराबर, यानी k का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो वही है कि भाई यहाँ पे जो k का वैल्यू आया हम लोग का 1 के बराबर आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब k का वैल्यू 1 के बराबर आ गया भाई, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग। इस इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर आई थीटा, और k का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल वही आएगा। और z हम लोगों ने ऑलरेडी क्या मान रखा था, z मान रखा था हम लोगों ने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। z का वैल्यू डाल दिया बस हम लोगों ने, z इक्वल टू ये पहले से मान रखा था भाई, ठीक है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर आई थीटा के बराबर है। तो इसी इक्वेशन को यूलर जो साइंटिस्ट है भाई, इन्होंने एक तरीके से हम लोग को दिया है, ठीक है, कि भाई कहीं पे भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं e टू द पावर आई थीटा के। क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग भाई थोड़ा सा यहाँ पे है ना, वही है कि भाई z इक्वल टू आ गया e टू द पावर आई थीटा, जहाँ पे z का वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोगों ने प्रूफ समझ लिया भाई, इसमें थोड़ा सा और अगर मैं मॉडिफिकेशन करूं, जैसे ये जो हम लोग का आया भाई, इसको अगर मैं ब्रैकेट में डाल दूं भाई तो आगे कुछ नहीं है ना, ऐसे छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। बस इतना समझिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, e टू द पावर आई थीटा के बराबर होता है। अब हम लोग उसका एडवांटेज देखते हैं भाई, यूलर फॉर्म का क्या क्या एडवांटेज है। ओके, इसका एडवांटेज देखते हैं या फिर पहले इसको प्रूफ करते हैं। एक और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं भाई, जैसे कहीं पे भी आपका cos दिया हुआ है, यानी cos थीटा दिया हुआ है और sin थीटा दिया हुआ है, और इसको हम लोग को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल टर्म में एक तरीके से लिखना है भाई, ठीक है। sin थीटा और cos थीटा को अगर आपको भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई e टू द पावर आई थीटा जो है कितने के बराबर होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया हुआ ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ किया था भाई, लास्ट वाला सेशन बता था cos थीटा यानी माइनस थीटा होता है, ये इसमें क्या होता है माइनस साइन डाइजेस्ट होता है, cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। और वही अगर हम लोग साइन माइनस थीटा की बात करें तो यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है ये माइनस साइन बाहर आ जाता है, यानी माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। ई इसका क्या होता है, यूलर्स नंबर बोलते हैं, इसका कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है 2.718, ठीक है भाई। और आई का वैल्यू आपको पता ही होगा ऑलरेडी, √(-1) के बराबर होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये तो हम लोगों को पता है, यूलर्स के थ्रू पता है हम लोग को भाई, e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जो भी हम लोगों ने जस्ट प्रूव किया था। अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, जैसे मान लेते अगर मेरा थीटा नेगेटिव होता, अगर मेरा जैसे यहाँ पे थीटा पॉजिटिव है ना, तो अगर मेरा थीटा नेगेटिव होता तो भाई यहाँ पे देखिए e टू द पावर यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका cos थीटा की जगह क्या हो जाएगा माइनस थीटा, क्योंकि भाई यहाँ पे जब प्लस थीटा था तो यहाँ पे भाई cos प्लस थीटा था, ठीक है। फिर यहाँ पे भी प्लस साइन थीटा था, ठीक है भाई, यहाँ पे एंगल पॉजिटिव था ना, यहाँ पे एंगल पॉजिटिव था तो यहाँ पे भी एंगल पॉजिटिव, यहाँ पे एंगल पॉजिटिव। लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या कि भाई एंगल नेगेटिव लिया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी cos माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। तो भाई अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हम लोग को ऑलरेडी पता है cos माइनस थीटा जो है cos थीटा के बराबर होता है, यानी ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये जो माइनस साइन है, तो भाई ये माइनस साइन कहाँ आता है, बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आई साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने एक और स्टैंडर्ड रिलेशन निकाला है कि भाई e टू दी पावर आई, और यहाँ पे एंगल अगर माइनस में होता है, ठीक है भाई, तो माइनस को हम लोग बाहर, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस आ जाएगा ना, इस तरीके से समझ में आया। तो e टू दी पावर माइनस आई थीटा, ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि एंगल मेरा यहाँ पे नेगेटिव था, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझिए भाई e टू दी पावर आई थीटा होगा तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, और वही अगर e टू दी पावर माइनस आई थीटा होता है तो भाई ये माइनस साइन यहाँ पे बीच में लग जाता है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं भाई, यूलर फॉर्म का दो तरीका है भाई, एंगल पॉजिटिव ले रहे हैं या फिर नेगेटिव ले रहे हैं, ओके। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और अगर यहाँ पे एंगल नेगेटिव में होगा तो भाई यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है। तो एक ये रिलेशन हो गया और एक ये रिलेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। यही दो इक्वेशन को यूज करके हम लोग यहाँ पे सीखेंगे भाई कि कैसे साइन को या फिर कहिए
कॉस को एक तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर यूलर फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा ना एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो भाई अगर आप दोनों साइड को ऐड करते तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा, सही बात है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, इक्वल टू इधर अगर आप देखते भाई तो देखिए ये प्लस आई साइन थीटा है, ये माइनस आई साइन थीटा, तो भाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 cos थीटा के बराबर बचेगा। क्लियर हुआ? तो यहां से अगर हम लोग cos थीटा की बात करें तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जैसे था वैसे के वैसे रहेगा, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा, और ये जो 2 है इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे भाई cos थीटा को अगर यूलर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये cos थीटा का भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। उसी तरीके से अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस बार माइनस करते हैं, तो अब देखिए e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू, इस बार हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं भाई, तो इस बार सब्ट्रैक्शन करेंगे अगर तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था तो भाई माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यानी इस बार क्या होगा cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये sin थीटा दोनों ऐड हो जाएगा भाई। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, ये सीधे सीधे 2i sin थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग sin थीटा की बात करें तो sin थीटा क्या हो जाएगा आपका, इधर जैसे था e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2i। तो ये जो है आपका साइन थीटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका है। ठीक है, ये दोनों आप लिख लीजिएगा भाई, क्योंकि हम लोग फूरियर सीरीज का जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे देखिए ना इस वाले फॉर्म में आप देखिए भाई कि इसमें ऑलरेडी क्या है, ये कॉस टर्म है, ये साइन टर्म है, तो साइन टर्म और कॉस टर्म को भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, देखे ना यही तो लिखा है यहाँ पे, समझ गए? अभी हम लोग सीखेंगे भाई, ठीक है ना, ये देख रहे हैं यहाँ पे -2, यहाँ पे -2i होता है। तो साइन को कैसे लिखा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कॉस को कैसे लिखा जाता है, ये अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अभी आप पेशेंस रखें। वापस से आते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग भाई ये जो यूलर फॉर्म हम लोगों ने सीखा है, इसका क्या एडवांटेज होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई हम लोग का ये जो पोलर फॉर्म है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे इजी होता है, मल्टीप्लाई होता है एंगल, मतलब मैग्नीट्यूड सीधे मल्टीप्लाई होता है, एंगल एक तरीके से ऐड हो जाता है। डिवीजन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाता है, एंगल एक तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपका काफी ईजी बना देता है। तो अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं कि भाई कैसे हम लोग का ये ईजी बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर यूलर फॉर्म बोलते हैं। ये मेरा अलजेब्रिक फॉर्म था, फिर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, ये मेरा भाई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है, और इसी में फिर पोलर फॉर्म दिखाना तो आर एंगल थीटा से दिखा सकते हैं, और ये मेरा क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं ना बार बार। ठीक है, अभी कैसे आता समझिए, क्योंकि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है ना, आप यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है। तो भाई मेरे को पता ऑलरेडी इस टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधे सीधे e टू द पावर आई थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे r ऑलरेडी बाहर में, तो e के बाहर में जो भी होता है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और ये जो e का पावर यहाँ पे i के बाद जो होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेट को हम लोग यूलर फॉर्म बोल रहे हैं, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल रहे हैं। अब इसका हम लोग एडवांटेज देखते हैं भाई। देखिए इसको मैं मिटाता हूँ, देखिए लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने भाई ये फार्मूला देखा था, बेसिक फार्मूला है a प्लस बी का क्या होता है ना, सॉरी साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। उसी तरीके से माइनस का यहाँ पे माइनस लग जाता है, कॉस a प्लस बी का कॉस है कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस साइन है साइन बी होता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोगों ने फार्मूला देखा था। तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं भाई मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है, z1 इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1। हम लोग यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं भाई कि मान लेते हैं जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो r1 है ना, इसका कुछ तो इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, r1 मान लेते हैं 1 के बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड मेरा 1 है। तो भाई 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है।
उसी तरीके से Z2 मान लेते भाई मेरा, Z2 इक्वल टू है R2 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। अब अगेन यहाँ पे R2 का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड अगेन 1 मान रहे हैं, यानी ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। अब ये दोनों को भाई मुझे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, और दोनों को अगर आप देखते हैं ध्यान से तो भाई ये किस फॉर्मेट में है, ये मेरा रियल पार्ट है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भाई दोनों। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना ज्यादा एक तरीके से लंबा लंबा इक्वेशन बनेगा। लिखा ना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेरा इक्वेशन 1 था, ये मेरा इक्वेशन 1 है भाई। आई होप कि आपको ये देख रहा होगा भाई। फिर ब्राइटनेस कम करते हैं, एक मिनट। ओके, ये एक्सप्रेशन 1 है और ये मेरा एक्सप्रेशन 2 है। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा अभी हम लोग देखते हैं। तो भाई पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग को पता है इसको पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, सही बात है। तो देखिए क्या हो जाएगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। भाई पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना, फिर इसका प्लस I sin थीटा 2 इंटू cos थीटा 1। ठीक है भाई, इसको हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई किया ना। फिर अब देखते हैं, फिर इसको यानी ये वाला टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस I sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। फिर ये वाला टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी प्लस I स्क्वायर इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप देख रहे हैं भाई कि एक फर्स्ट स्टेप में देखिए कितना लंबा एक तरीके से इक्वेशन चला जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें देखिए क्या किया गया है, जो रियल पार्ट है इसको एक साथ लिखा गया है। जब ऐसे देखते हैं, ये वाला जो टर्म था ऐसे कैसे ही है, प्लस इसको अरेंज किया गया भाई। ठीक है, I cos थीटा इंटू साइन थीटा अरेंज कर दिया गया है, और ये आपका वैसे का वैसे ही है। और ये जो I स्क्वायर है ना, I स्क्वायर का वैल्यू -1 के बराबर, तो ये माइनस आ जाएगा है ना, माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब देखिए भाई रियल पार्ट को मैंने एक साथ रखा है, तो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 ये मेरा रियल पार्ट था। और इधर से अगर आप देखते हैं तो भाई ये मेरा रियल पार्ट है ना, माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 ये रियल पार्ट है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम लोगों ने I कॉमा लेके एक साथ रख दिया है। अब देखिए ठीक है, ठीक है ना, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये जो cos थीटा 1 इसको a मान लेते हैं और इसको हम लोग b मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी थीटा 2 को हम लोगों ने b मान रखा। तो हम लोग को पता है भाई ऑलरेडी, हम लोग को ये फॉर्मूला पता है ना, cos a प्लस b का फॉर्मूला। तो हम लोग पता है क्या होता है, cos a इंटू cos b, प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे sin a इंटू साइन बी। तो भाई इसी फॉर्मूला पे रूट है ना, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, जहाँ पे a और b क्या है, थीटा 1 a है और थीटा 2 मेरा b है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे टर्म के जगह मैं लिख सकता हूँ cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, और इधर आता है ये क्या है, साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन बी। तो भाई ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस b पे एक तरीके ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखिए भाई कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब हम लोगों ने दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया है तो इतना एक तरीके से लेंदी बन रहा है, और लास्ट में हम लोग का फिर ये आ रहा है। तो अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। कैसे ईजी होता है, तो एक ही है, सेम प्रूफ बाय यूजिंग यूलर थ्योरम। यूलर से अगर हम लोग प्रूफ करते हैं तो भाई देखें, ये मेरा Z1 था यानी फर्स्ट नंबर था, ये मेरा सेकंड नंबर था। तो भाई देखिए हम लोग को पता है कि भाई cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आगे कुछ नहीं तो मैग्नीट्यूड 1 है ना। मान लेते भाई आपका मैग्नीट्यूड दिया रहता 5, 10, 15, तो भाई 1 की जगह यहाँ पे 5 लग जाता, समझ रहे बात को। तो आप समझिए भाई cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर I थीटा 1। ठीक है, ये मेरा पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया इस पूरे इक्वेशन का। और इसी तरीके से इसको अगर लिखना हो तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आगे इक्वेशन तो 1 मैग्नीट्यूड है तो 1 इंटू ई टू द पावर I थीटा 2। ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा 2 है। अब भाई हम लोग को पता है, यहाँ पे लिखा है ना, बेस सेम है क्योंकि भाई इसका भी ई टू द पावर है और इसका भी ई टू दी पावर, ये मैग्नीट्यूड को हटा दिए ना, ऐसे 1 को हटा दीजिए आप। ठीक है, इसका भी बेस ई है, इसका भी बेस ई है, तो भाई बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर। तो ये ना एक स्टेप कर लिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को हटा दिया भाई सेकंड स्टेप में,
बस यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिया कि भाई अगर मैग्नीट्यूड 5, 10, 15 जो भी होता है इसके आगे में, जब हमारे इसका 5 होता है इसका 15 होता है तो भाई आगे में लग जाता कांस्टेंट, ठीक है। तो अब समझिए कि भाई 1 1 लिया तो भाई 1 लिखने का मतलब नहीं है, तो दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पावर ऐड हो जाता है, यानी e टू दी पावर, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको भाई ऐसे लिख सकते हैं ना, e टू दी पावर i थीटा 1 प्लस i थीटा 2। तो भाई i कॉमन ले लेते हैं, तो i कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब भाई क्योंकि ये यूलर फॉर्म है तो इसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मेट को हम लोग लिख सकते हैं ना, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस i साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अब देखिए भाई कि यूलर फॉर्म में हम लोगों ने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई किया तो भाई सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में मेरा क्या आ गया, आंसर आ चुका है भाई, समझ में आया। तो कितना ईजी बना देता है भाई, जो यूलर फॉर्म है एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन को कितना ईजी बना देता है, प्लस कितना टाइम सेविंग कर देता है हम लोग का। क्योंकि भाई ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट भाई सीधी सी बात है, e टू दी पावर i थीटा है, थीटा 1 प्लस थीटा कुछ भी हो सकता है, 45 प्लस हिमालय 45 हिमालय 15, तो 45 प्लस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, है ना। तो ओवरऑल भाई एक एंगल बनेगा ना, उसको ओपन करके लिख सकते हैं ऐसे, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस i साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्लियर हुआ। और यही सेम चीज जो है आपने जब कॉम्प्लेक्स नंबर में रख करके इसको मल्टीप्लाई किया तो सेम चीज आया था आपका, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस i साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो आप सीधे सीधे एक चीज याद रखिएगा कि भाई अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सीधे सीधे इनका जो एंगल होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। ये cos था तो भाई cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, और जो साइन था ये क्या था, तो एंगल सब ऐड हो, ऐसे प्रूव कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ये तो मल्टीप्लिकेशन का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है ना। इसी तरीके से भाई देखिए एग्जाम्पल 2 दिखा है कि भाई मान लेते हैं जैसे यहाँ पे तो 2 नंबर था, इस बार मान लेते 3 नंबर है, ये cos थीटा 1 प्लस i साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस i साइन थीटा 2, और ये मेरा cos थीटा 3 प्लस i साइन थीटा 3। तो भाई 3 नंबर है, तो भाई सोचिए कि भाई अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लेंदी बनेगा ये, है ना। मान लेते इसमें 2-3 नंबर और ऐड कर देते भाई, तो सोचिए मल्टीप्लिकेशन कितना टफ हो जाएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कर देगा, इसको भाई 2 स्टेप में सॉल्व कर देगा। इस फॉर्मेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर i थीटा 1, कोई दिक्कत नहीं, इनटू है तो इनटू दे देंगे, सेकंड वाले को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर i थीटा 2, और थर्ड वाले नंबर को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर i थीटा 3। सही बात है, सबका भाई बेस सेम है तो भाई ऊपर वाला पावर ऐड हो जाएगा, देख रहे हैं बेस सेम है तो सारा पावर ऐड कर दिया हम लोगों ने, और सब में आई तो आई कॉमन ले लेंगे, तो ओवरऑल क्या बनेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो इसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस i साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। समझ में आया। तो ये एडवांटेज होता है भाई। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे एक जनरल फार्मूला हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, जनरल फार्मूला कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे मान लेते हैं भाई मेरा ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है, डॉट 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 आगे तक जा रहा है एक तरीके से, समझ में आया, है ना। 1 2 3 उसके बाद आपका तो आगे तक जा रहा है भाई, डॉट डॉट डॉट। तो भाई ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम लोग को पता है ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा क्या होता है, इनका जो एंगल है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट 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 एन तक, प्लस i साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 डॉट 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 एन तक जाता है। तो ये जनरल हम लोगों ने एक फार्मूला बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो ये सब मतलब रटने वाला चीज नहीं भाई, ये तो बस अंडरस्टैंडिंग है आपका। एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग बना लिया तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। मान लेते भाई कि इस बार जो है मेरा सारा का सारा एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है। थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू थीटा 4 इक्वल टू डॉट डॉट एन तक गया हुआ, सारे आपस में बराबर हैं। तो सीधी सी बात है, सारे अगर बराबर है भाई, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो रिजल्ट आया मेरा कॉस, ठीक है, कॉस लिख दिया हम लोगों ने, इस बार क्या हो जाएगा, देखिए ना ये सारे बराबर है ना भाई, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं, या फिर ऐसे देखिए ना, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग को पहला नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आई साइन थीटा, सारे बराबर है भाई। जैसे ये इक्वेशन लिखा ना यहाँ पे, तो अब देखिए सारे अगर बराबर होंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। उसी तरीके से ये वाला भी क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 बराबर है। इसके बाद इसी तरीके से भी बनेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो भाई आप देख रहे हैं ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो आप इतना क्यों लिख रहे हैं इसको ओपन करके, आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये 5 बार गया इस तरीके से, 4th नंबर भी है फिर 5th नंबर भी है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा
का पावर, अगर 5 टर्म है तो 5 पावर हो जाएगा, अगर 3 टर्म्स है तो 3 पावर हो जाएगा, और अगर n तक गया भाई है ना तो n पावर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो वही यहाँ पे लिखा ना cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n हो जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट क्या आ रहा है जब इसको मल्टीप्लाई कर, रिजल्ट क्या आ रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ पे cos, सारे एंगल ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, है ना, तो भाई n टाइम्स होगा तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे n थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका प्लस आई साइन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? n थीटा हो जाएगा, जहाँ पे n क्या है? मेरा इंटीजर है, और इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हैं इक्वल टू करके e टू द पावर i n थीटा। समझे? क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है? मेरा n थीटा, तो इस तरह चला जाएगा। तो भाई एक और जनरल स्टेटमेंट बन गया। तो ये तो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट हुआ भाई, कितना इजी बना देता है मल्टीप्लिकेशन को। अब डिवीजन में आते भाई, कि डिवीजन में अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करते भाई, देखिए कितना ये डिफिकल्ट होगा। हम लोग के पास ये दो नंबर है, मान लेते Z1 है Z2 है, दोनों को डिवाइड करना है, इसका वैल्यू बताना कितने के बराबर होगा। तो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो भाई इसको हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं। तो भाई नीचे में प्लस था तो ऊपर में माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको ऐसा मल्टीप्लाई cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, ठीक है, फिर इसको प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इस तरीके से है ना भाई, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। और नीचे में अगर आप देखते हैं भाई, तो नीचे में हम लोग को पता ऑलरेडी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई ये इस फॉर्मेट पे टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग को पता है ए माइनस बी, और एक होता है ए प्लस बी, सही बात है। तो भाई ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया, ठीक है, तो कितने के बराबर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना भाई, माइनस बी, है ना, तो बी मेरा ये टर्म है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, आई साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं, है ना, तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और आई स्क्वायर का तो -1 हो जाएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा भाई, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम लोग पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, यानी ये पूरा डिनोमिनेटर जो है 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नीचे में 1 लिखा गया, कोई दिक्कत? अब हम लोग को पता भाई कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को एक साथ सेपरेट कर लेते हैं भाई, ये अपने आप में रियल पार्ट है और ये अपने आप में रियल पार्ट है ना, तो रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रख दिया हम लोगों ने। ओके, और नीचे में 1 था तो 1 वैसे वैसे छोड़ दिया। तो अब देखिए भाई ये क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू का ये प्लस, यानी कॉस ए माइनस बी पे टूट जाएगा, यानी कॉस ए माइनस बी पे आ जाएगा ये, और ये आपका साइन ए माइनस बी पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई अब देखिए भाई डिवीजन में भी हम लोगों को कितना लंबा लंबा स्टेप लेना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप यूलर फॉर्म एक तरीके से यूज करते हैं इसको डिवाइड करने के लिए, तो देखिए एक लाइन में आपका ये डिवीजन हो जाएगा। देखिए भाई इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर आई थीटा 1, कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पे प्लस था ना, तो एंगल भी प्लस होगा। और नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर आई थीटा 2। अब हम लोग को पता भाई कि डिवाइड में जब बेस सेम होता है तो एंगल मेरा माइनस हो जाता है, यानी e टू द पावर थीटा 1, और ये ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको आप देखिए अगर ऐसे नहीं समझ आता ऐसे लिख दीजिए कि भाई e टू द पावर आई थीटा 1 है इंटू 1 बाई ई टू द पावर आई थीटा 1 हो जाएगा, सॉरी थीटा 2 हो जाएगा। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, अगर ये 1 बाय है ना, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, e टू द पावर माइनस आई थीटा 2, कोई दिक्कत? तो भाई बेस सेम है तो भाई एंगल क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, समझे? तो ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो भाई ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा? एंगल माइनस हो, यानी आप लिखते डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे e टू द पावर आई थीटा 1 माइनस आई थीटा 2। तो भाई यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं आई, तो क्या हो जाएगा आपका? थीटा 1 माइनस थीटा 2। और क्योंकि भाई e टू द पावर आई थीटा है ये, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। समझे? यही चीज तो हम लोग यहाँ पे भी प्रूफ में आया, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो अब देखिए भाई कि यूलर फॉर्म से हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में क्या हो चुका है? आंसर आ चुका है। तो ये एक तरीके से इसका एडवांटेज होता है भाई। हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को कवर करते हैं यहाँ पे। ये प्रूफ तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है ना, कॉस को साइन को हम लोग कैसे लिखते हैं यूलर फॉर्म, ये भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। देखिए भाई ये हम लोग का यूलर थ्योरम का प्रूफ था, या फिर कि ये यूलर साइंटिस्ट का भाई ये स्टेटमेंट है कि भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन इतने के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स जो है डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं इफ थीटा इक्वल टू
30 डिग्री है, और 30 डिग्री मतलब क्या भाई, इसको रेडियन में पाई/6, क्योंकि पाई का मतलब क्या होता है 180, तो 180/6 करेंगे तो क्या होगा 30 डिग्री के बराबर ही तो होगा, तो 30 डिग्री को पाई/6 लिख सकते हैं। तो भाई अगर इसको यूलर फॉर्म में लिखना हो तो भाई क्या लिखेंगे, e⁻i और थीटा की जगह क्या है पाई/6, तो इस तरीके का फॉर्मेट हम ऐसे लिख सकते हैं cos पाई/6 प्लस i sin पाई/6, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसको फिर अगर आप और फर्दर लिखना चाहते हैं भाई, इसका वैल्यू मिलेगा cos 30 का √3/2 प्लस इसका i sin 30 का हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और लिख सकते हैं i पाई/6 का वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो भाई इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक एंगल आएगा भाई, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड आएगा कि भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, तो उसका एक मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को मैं पे r से दिखा रहा हूँ, जो कि r कितने के बराबर होगा, r जो होगा भाई √3 का √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा r के बराबर, और इसका थीटा होगा भाई, थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल आप लिख सकते हैं भाई, इस पूरा का एक वैल्यू आएगा, देखिए इसको मैं बता देता हूँ कितना आएगा। देखिए मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका, ठीक है, √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 यानी 0.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई 1, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। और एंगल की अगर बात करें तो tan इनवर्स जो हो जाएगा आपका 0.5 डिवाइडेड बाय √3 तो ऊपर ही आ जाएगा आपका, ये आ जाए भाई 30 डिग्री, ओके। तो आप कह सकते हैं 1 एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे दिखा दीजिए, तो पोलर फॉर्म में होगा, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं 1 और e⁻i 30 डिग्री, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया भाई, i पाई/6 लिखा 30 डिग्री लिखी, ठीक है। लेकिन आप पोलर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो भाई दिखा सकते हैं r एंगल थीटा, जहाँ पे r कितने के बराबर है 1 के बराबर, थीटा कितना हो जाए 30 डिग्री। तो इस तरीके से भाई लिखना होना चाहिए। तो भाई अगर इस तरीके का दिया हो तो उसका कितना वैल्यू के बराबर है, इतने वैल्यू के बराबर, ठीक है। वही अगर थीटा मेरा नेगेटिव होगा तो भाई यहाँ पे e⁻i थीटा हो जाएगा, तो ऑलरेडी हम लोग देखा था, है ना, कि भाई जब थीटा नेगेटिव होता है तो यहाँ पे भाई साइन माइनस आ जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रूल यहाँ पे दिखाया गया भाई e⁻i थीटा एंड थीटा जब पॉजिटिव होता है तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव होता है, e⁻i थीटा यानी थीटा मेरा नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। अब कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं भाई, जैसे यहाँ पे वैल्यू पूछा e⁻i और थीटा क्या है मेरा पाई/2, पाई/2 मतलब 180/2 यानी 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है e⁻i थीटा जो होता है कितने के बराबर, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो भाई इस बार थीटा क्या है मेरा पाई/2 और यहाँ पे भी क्या है पाई/2, और पाई/2 यानी 90 डिग्री भाई, ठीक है। तो sin 90 ये cos 90 क्या होता है 0 के बराबर, ये पूरा टर्म क्या होता है 0 हो जाएगा। तो देखिए रियल पार्ट मेरा 0 हो जाएगा, प्लस i और sin 90 यानी 1 के बराबर, यानी सीधे सीधे क्या आएगा 1 × i करेंगे तो सिर्फ i तो मिलेगा, यानी e⁻, देखिए ना यहाँ पे ये प्लस है ना भाई, तो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना हो जाए e⁻i × पाई/2 का वैल्यू, ये तो 0 हो गया मेरा, और ये क्या बचेगा सिर्फ i के बराबर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस i के बराबर, ठीक है। ये मेरा वैल्यू आ गया। उसी तरीके से अगर भाई मान लेते हैं मेरा e⁻−i × पाई/2, यानी इस बार एंगल जो है मेरा क्या है नेगेटिव में है एक तरीके से, ठीक है। तो इस बार अगर हम इसको ओपन करके लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट किया गया भाई, ठीक है ना। इसको अगर हम ओपन कर लिखते हैं क्या लिख सकते हैं cos -पाई/2 प्लस, और हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे भाई, इस तरीके का नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे भाई कि e⁻−i थीटा जो होता है इतने के बराबर होता है, cos थीटा माइनस i sin थीटा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे cos थीटा के क्या लिख देंगे पाई/2 माइनस i sin पाई/2, तो भाई ये तो 0 बन जाएगा अपने आप में, 0 हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, ये sin 90 यानी 1 के बराबर हो, यानी -i के बराबर होता है, ठीक है। तो e⁻−i जो होगा -i के बराबर होता है। एक मिनट भाई, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ किया ना e⁻, ठीक है, तो वो -i के बराबर हो, e⁻,
ठीक है। तो आपसे पूछता भाई कभी कभी कि भाई e टू द पावर i पाई बाई 2 का वैल्यू बताइए तो कितने के बराबर, i के बराबर। उसी तरीके से e टू पावर माइनस i पाई बाई 2 का वैल्यू बताइए तो कितने बराबर, माइनस i के बराबर आता है। ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछेगा भाई e टू द पावर i 0 है तो इसका वैल्यू बताइए, तो भाई cos 0 प्लस i sin 0 हो जाएगा, तो भाई इसका 0, इसका तो वैल्यू 1 हो जाता है ना, और ये मेरा 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, e टू द पावर i 0 जो है 1 के बराबर। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं भाई सीधे सीधे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे i को तो भाई क्या बनेगा, ओवरऑल e टू द पावर 0 बनेगा। और किसी भी बेस के ऊपर अगर 0 पावर है तो भाई इसका वैल्यू हमेशा 1 ही होता था। ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट लेके चलिए। उसी तरीके से e टू द पावर i पाई, यानी इस बार एंगल जो है मेरा कितना है, पाई यानी 180 है, तो भाई cos पाई प्लस i sin पाई, तो cos पाई का वैल्यू -1 होता है ना, और sin पाई का 0। उसका वैल्यू कैसे याद करते हैं, तो भाई sin की अगर बात करें तो भाई ये मेरा 0 है, पाई है, ये 2 पाई है ना। तो अब देखिए भाई sin पाई पे यहाँ पे आ रहा है ना पाई, तो पाई पे क्या हो गया, 0 हो गया, तो sin पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उसी तरीके cos पाई की अगर बात करें तो cos पाई, cos कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्या हुआ आपका, ये 0 हुआ, ये मेरा एक तरीके से पाई बाई 2, क्योंकि भाई 90 डिग्री तो कवर हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए। और यहाँ से यहाँ पे आएंगे तब भाई ये 90 डिग्री फर्दर बना है, नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक जब जा रहा है तब यहाँ पे क्या बन रहा है, 180 बना है, नहीं पाई बन रहा है। तो पाई पे क्या आ गया, इसका वैल्यू -1 के बराबर आ गया ना, ये माइनस को बता रहा है ना भाई, समझ गए। तो cos पाई का वैल्यू -1, तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू आता है कितने के बराबर, -1 के बराबर था, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से e टू द पावर माइनस i पाई का वैल्यू क्या होगा, तो भाई आप लिख सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे लिखे ना, ये cos तो भाई माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है तो भाई अपना प्लस हो जाएगा, और ये माइनस जो है आगे माइनस बन जाता है। ठीक है, तो ये बन गया cos पाई का वैल्यू अभी जस्ट बताया -1 होता है, और sin पाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो अगेन क्या हो जाएगा आपका -1 के बराबर होगा, यानी e टू द पावर i पाई हो या फिर e टू द पावर माइनस i पाई हो, का वैल्यू कितने के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे जैसे लिखा ना, राइट यूलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू -1, इसका यूलर फॉर्म बताना भाई आपको। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई z इक्वल टू -1, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहले लिखने की कोशिश कीजिए। -1 और इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं, तो भाई 0 है एक तरीके से, i 0, समझे। तो हम लोग को अब सोचना भाई, क्योंकि यूलर फॉर्म क्या है, e टू द पावर i थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो भाई आप कॉमन सेंस लगाइए, भाई मेरे को यहाँ पे -1 चाहिए, तो हम लोग का -1 मतलब क्या, क्योंकि भाई रियल पार्ट में चाहिए, इमेजिनरी पार्ट तो 0, तो साइन का वैल्यू 0 कब होता है बताइए, पाई पे होता है ना, यानी थीटा की जगह अगर पाई ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, i sin पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका cos पाई। cos पाई का वैल्यू जस्ट -1 और ये 0 हो जाएगा, है ना भाई। तो इसका यूलर फॉर्म अगर आप देखते हैं तो इतने के बराबर होगा, समझे, e टू द पावर i पाई के बराबर होता है। तो कॉमन सेंस लगाना होता है भाई कि -1 कैसे मिल जाए हम लोग को, तो पाई का वैल्यू रखेंगे तो भाई माइनस, है ना। तो यहाँ पे मेरा थीटा है, पाई बन गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर i पाई। ओके, और पीछे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था भाई कि e टू द पावर i पाई जो होता है -1 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, या फिर इससे आपको फिर इसका वैल्यू पूछ दे, है ना, घुमा फिरा के आगे पीछे करके। उसी तरीके से भाई एक और है क्वेश्चन कि भाई z इक्वल टू 1 प्लस i है, i मतलब आगे क्वेश्चन तो 1 है भाई, है ना, इस तरीके का 1 प्लस i। तो इसका भाई यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आप देखें कि भाई यूलर फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट करना तो सीधी सी बात है, इसको आप क्या कीजिए, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो भाई 1 प्लस मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना भाई। तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आपका √2 आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, इसका एंगल भी निकाल लीजिए, tan इनवर्स 1/1 मतलब 45, है ना, tan इनवर्स 45 होता है भाई। तो 45 मतलब क्या, π/4। तो वही है कि भाई अब इसको ऐसे लिख दीजिए, e टू द पावर i π/4, इसको ओपन अप करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड आगे √2 लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख दीजिए √2 इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, π/4 प्लस यहाँ पे i इंटू √2 साइन π/4। और बेटर है कि भाई √2 को कॉमन ले लीजिए बाहर, ये हो जाएगा cos π/4 प्लस i साइन π/4, समझ गए। तो यहाँ पे आपका किया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका, इस पूरे टर्म को, ये cos थीटा प्लस i साइन थीटा है भाई, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, e टू द पावर i π/4 और √2 जो था वैसे का वैसे मल्टीप्लाई हो। तो स्टार्टिंग से ही बताया था भाई, e के पीछे में जो होता है हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसको एंगल बोला जाता है। उसी तरीके से भाई आपका कन्वर्ट z, जो कि साइन थीटा प्लस i cos थीटा इन पोलर फॉर्म है, यूलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा,
ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया हम लोगों ने, जो कि 1 के बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। और एंगल के बारे है ना, tan इनवर्स यानी थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स, फिर इसको इस तरीके से निकाला गया भाई, यहाँ पे दूसरे तरीके से निकाला गया। देखिए tan थीटा इक्वल टू, देखिए भाई हम लोग को पता ना tan थीटा इक्वल टू, तो छोड़ देते भाई, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। बस आप समझिए भाई कि अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा ना, यूलर फॉर्म ऑफ आई इक्वल टू, ठीक है, आई का आपको यूलर फॉर्म बताना, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, आई को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस आई, और इसका आई कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना। तो हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी पता है e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये इक्वेशन पहले लिख लिया कीजिए। अब हम लोग को पता है भाई कि मेरे को ये टर्म यानी रियल पार्ट 0 चाहिए यहाँ पे, तो कॉस 0 का वैल्यू कहाँ पे होता है, 90 पे होता है, तो पाई बाई 2 ले लेते हैं, ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका पाई बाई 2 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, के बराबर आ जाएगा। ओके, तो कॉमन सेंस आपको लगाना है इस तरीके से। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है 2 को, 2 का यूलर फॉर्म क्या होगा, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस आई 0। तो भाई अब इसका क्या कीजिए, आप सीधे सीधे मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाई, ठीक है, 2 का यूलर फॉर्म लिखना ना, तो रियल पार्ट मेरा 2 होना चाहिए, यानी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसको मुझे 2 बनाना है भाई, ठीक है, ये 2 होना चाहिए मेरा। तो आप ऐसे निकाल, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, फिर एंगल निकाल लीजिए, है ना, इसको पहले पोलर फॉर्म में लिखी जाए, तो पोलर फॉर्म से मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड यानी ई के पहले हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे, ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे, और यहाँ पे आई, और फिर एंगल भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, tan इनवर्स 0/2, तो यहाँ पे भाई मेरा एंगल भी आ जाएगा। तो पोलर फॉर्म से भी आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं इसको। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 इंटू ई टू द पावर आई 0 किया गया है, क्योंकि भाई ई टू द पावर ये 0 बन जाएगा ना, ई टू पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, तो ओवरऑल 2 के बराबर होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बस भाई मैंने समझाने के लिए किया कि भाई यूलर फॉर्म देखिए आपको कितना इजी बनाता है किसी भी एक इक्वेशन को, है ना, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को इजी बना देता है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका यूलर फॉर्म बताना 1 प्लस √3i का। तो भाई इसके लिए आप देखिए मैग्नीट्यूड निकाल लिया हम लोगों ने, जो कि 2 के बराबर आया, एंगल निकाल लिया हम लोगों ने tan इनवर्स √3/1, जो कि पाई/3 आया। तो हम लोग लिख देते हैं भाई, मैग्नीट्यूड मेरे को ऑलरेडी पता है 2 के बराबर है, और यहाँ पे एंगल ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को आगे लिखते हैं e टू द पावर आई पाई/3, ऊपर वाले क्वेश्चन में यही चीज़ मैं बोल रहा था भाई। पोलर फॉर्म में जाइए, पोलर फॉर्म से मैग्नीट्यूड और एंगल पता चल जाएगा। तो बस यूलर फॉर्म के e के पहले मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, और यहाँ पे जो थीटा होता है वहाँ पे एंगल लिखा जाता है। ओके, तो आपका आ जाएगा। इसी तरीके से भाई देखिए नेक्स्ट है हम लोग का, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन है भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको लग रहा है भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यूलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट देखिए कितना इजी बनाता है। हम लोग को पता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर आई थीटा की जगह पाई/3, कि भाई दोनों पे है ना पाई/3, ठीक है, डिवाइड दे दिया, यहाँ पे क्या कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो माइनस लगता है, इसका मतलब एंगल मेरा नेगेटिव में जाता है, e टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस आई पाई/6, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल का होता है, लेकिन भाई ये माइनस बाहर ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो अब देखिए भाई, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो भाई ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये पावर माइनस हो जाता है, तो e टू द पावर ये इसका पावर था आई पाई/3 और माइनस, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो भाई माइनस पाई/6। क्लियर हुआ? तो इसको आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट तोड़ने पे, तो इतना आ जाएगा भाई। इसका आप लोगों ने यहाँ पे आई कॉमन ले लिया, तो भाई ये पाई/3 प्लस पाई/6 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, e टू द पावर आई 3 पाई/6, और इसका अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो भाई ये काट देते हैं, इसको आ जाएगा पाई/2, और इसका अगर फर्दर वैल्यू चाहिए भाई आपको, तो इसको कॉस में तोड़ दीजिए, कॉस पाई/2 प्लस आई, क्योंकि आगे मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है ना, 1 है एक तरीके से, साइन पाई/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई/2 यानी 90, यानी 0 प्लस क्या हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है भाई। तो वही आपका 0 प्लस आई आ जाएगा। तो ये इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन था, इसका वैल्यू क्या है, आई के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से कि भाई मेरे दिया है ना, तो अगेन इसमें 1 को वैसे रहने दिया हम लोगों ने, ये दोनों टर्म को हम लोग क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे, तो e टू द पावर आई थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि भाई एंगल यहाँ पे थीटा था। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 को ऐसे छोड़ देना, इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस आई थीटा। तो भाई हम लोग अब देखिए ये माइनस था ना,
तो इसको क्या कर रहे हैं 1 बाय हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1 बाय ई टू द पावर आई थीटा। अब नीचे में क्या कर रहा है एलसीएम ले ले रहे भाई, तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई थीटा प्लस 1 हो जाएगा, है ना, नीचे में आई थीटा हो जाएगा और ऊपर जैसे था वैसे का वैसे छोड़ दिया हम लोगों ने। अब देखिए हम लोग का जो ई टू द पावर आई थीटा था ये ऊपर चला जाएगा, है ना, यहाँ पे चला जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, समझ गए। तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ई टू द पावर आई थीटा। और ई टू द पावर आई थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्या लिख सकते हैं कॉस, मतलब ये ई टू द पावर आई थीटा का क्या वैल्यू होगी, थीटा हम लोग को पता नहीं है ना यहाँ पे, क्लियर हुआ। इसी तरीके से एक और है भाई, इफ ए बी सी आर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस आई साइन है ना, इसका वैल्यू बताना है, कॉस बी प्लस आई साइन बी इंटू कॉस सी प्लस आई साइन सी। तो भाई हम लोग को पता है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर, एंगल क्या है मेरा ए है, तो ई टू दी पावर आई ए लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में सारा का सारा। दूसरा क्या हो जाएगा ई टू दी पावर आई बी हो जाएगा, तीसरा क्या ई टू दी पावर आई सी हो जाएगा, क्योंकि सारा का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो आई कॉमन लेके पावर ऐड कर दिया हम लोगों ने। और हम लोग ऑलरेडी पता है एबीसी का एक ट्रायंगल का एंगल है, इसका मतलब क्या ये सबका सम क्या होगा 180 के बराबर, यानी एबीसी का जो सम होगा भाई पाई के बराबर होगा, है ना, ई टू दी पावर आई पाई हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसको ओपन कर लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, इसका वैल्यू 0 होता है, यानी -1 के बराबर आएगा, ठीक है, यानी इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा -1 के बराबर आएगा, ठीक है। उसी तरीके से भाई एक और है, प्रूफ करना है आई टू द पावर आई, यानी इमेजिनरी का पावर इमेजिनरी इसका रियल नंबर होता है, प्रूफ करना। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, वी कैन राइट आई, यानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी डिनोमिनेटर पे काम कर रहे हैं, यानी जो बेस है उस पर काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर आई पाई बाई 2, क्योंकि भाई इसका जब आप वैल्यू निकालिएगा ना ई टू द पावर आई पाई बाई 2, इसका वैल्यू निकालिए आप, क्या है कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। तो भाई कॉस पाई बाई 2 यानी 90 है तो 90 0 होता है, और ये आपका 1 हो जाएगा, यानी आई के बराबर ही तो आया, समझ गए। यानी ये जो आई का है, आई का वैल्यू कितने के बराबर लिख सकते हैं ई टू द पावर आई पाई बाई 2, समझे। तो ये जो बेस है भाई, ये जो आई है हम लोग इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर आई पाई बाई 2, कोई दिक्कत, और फिर इसके ऊपर पावर चढ़ा देते हैं आई, ठीक है। अब भाई ये पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तरीके से, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा और पाई बाई 2 हो जाएगा, क्लियर हुआ। और आई स्क्वायर क्या होता है -1 के बराबर होता है, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, समझे। और ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर है अपने आप में, क्योंकि आई कहीं पे भी नहीं है ना भाई, इमेजिनरी तो खत्म हो गया यहाँ पे। तो भाई प्रूफ करना था भाई इमेजिनरी का पावर इमेजिनरी है, तो भाई रियल नंबर यही प्रूफ करना था आपको। तो आई होप कि आपको भाई ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट था ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है फूरियर सीरीज का, उस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। ये जो इक्वेशन था आपका यहाँ पे दिया हुआ, इस इक्वेशन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ओके। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था भाई कि कॉस को हम लोग कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और साइन को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।